तो फ्रेंड्स 12 जून को आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी है। इसके अलावा जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस और हिमाचल प्रदेश का पीसीएस भी होना है, तो सभी के लिए टेस्ट सीरीज लगातार लगाते रहिए। कोई भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो आइए टेस्ट नंबर 15 को देखते हैं। और इसके पहले के जो टेस्ट हैं अगर आपने नहीं लगाए हैं तो चैनल पर जाकर लगा सकते हैं। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? खारवेल। खारवेल हाथी गुम्फा का अभिलेख जो मिलता है उसमें खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख ओडिशा के चेदी वंश के शासक खारवेल से संबंधित है। तो जो खारवेल था ये चेदी वंश से संबंधित है और उड़ीसा का शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा बागोर। बागोर, राजस्थान के बागोर से मध्य पाषाणकालीन पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं और यह स्थल भारत के मध्य पाषाणकालीन विशाल और सर्वश्रेष्ठ उत्खनन स्थलों में से एक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने। इन पर एक फिल्म भी आने वाली है। तो चलिए लगाते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? ये आपसे पूछा गया प्रश्न था पिछले टेस्ट में, टेस्ट नंबर 13 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ये आपके ऑप्शन है। सही जवाब इसका क्या था बताओ? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर किया था, बिल्कुल करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को बनाया किसने था, डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ भी सकता है। पिंगली वेंकैया ने बनाया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को। और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है? 3:2। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऐसे प्रश्न आपको बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर कूट मिसिंग है, कूट आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। फिलहाल यहाँ पर हम डायरेक्टली मैच करवा लेंगे। मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा है? चंदायन लिखा है, चांदन लिखा गया है, तो ये चंदायन है। दामोदर कवि की रचना जो रचना है दामोदर कवि की, वो कौन सी है? ये पद्मावती कथा है। और इसके बाद अमीर खुसरो ने लिखा है आशिका को सोमनाथ ने राग विबोध लिखा है। तो यहाँ पर याद रखिए, अमीर खुसरो आशिका, सोमनाथ राग विबोध, दामोदर कवि ने पद्मावती कथा और मुल्ला दाऊद ने लिखा है चंदायन को। याद रखना इसको। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? तानसेन जो कि जाने माने संगीतकार थे। तो इनको अकबर के पहले जो संरक्षण मिला था, देखो सबसे पहले तो ये जो संरक्षण मिला था वो शेरशाह के बेटे दौलत खां सूरी के ये दरबारी कवि थे, दरबारी गायक थे। उसके बाद राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में थे कुछ दिनों तक। फिर इनको जो है अकबर ने दिल्ली बुला लिया था। तो यहाँ पर जो विकल्प है उसमें भाट का राजा रामचंद्र सिंह, ये सही जवाब है इसका, ऑप्शन ए। तानसेन पहले शेरशाह सूरी के पुत्र दौलत खां सूरी के दरबारी गायक थे और दौलत खान की मृत्यु के बाद बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ ये नियुक्त हुए थे। अकबर ने 1562 में राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ से तानसेन को दिल्ली दरबार में बुलाया था। सूची वाला क्वेश्चन आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। पल्लव, पांड, यादव और काकतीय, इनकी राजधानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मैच कराना है। क्या हो जाएगा? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची थी। पांड्यों की मदुरा, यादवों की देवगिरी और काकतीय का वारंगल। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो स्मारक दिए गए हैं इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और फिर आपको जो है इनको सजाना है। राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 3 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 3, ठीक है, 4 2 3 1 है, 4 2 3 1। तो यहाँ पर देखिए
राबिया उद-दौरानी का जो मकबरा है ये कहाँ मिलेगा आपको? औरंगाबाद में मिलेगा। 1648 में बनाया गया था आजम शाह के द्वारा। शेर शाह सूरी का मकबरा मिलेगा सासाराम में, 1545 में बना था। शेर शाह ने स्वयं बनवाया था अपने जीवन काल में ही। और हुमायूं का मकबरा कहाँ मिलेगा आपको? दिल्ली में मिलेगा, 1572 में बना था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अटाला मस्जिद मिलेगी आपको जौनपुर में, 1408 में बनी थी। किसने बनाया था? सुल्तान इब्राहिम के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी, इसको वर्तमान में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह, तो मनसबदारी का मतलब ब्यूरोक्रेट से समझ लीजिए, एक लाइन में समझिएगा तो भूलेगा नहीं आपको फिर। तो मनसबदारी व्यवस्था के बारे में यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट करा है कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने स्टार्ट किया था। ये बिल्कुल करेक्ट है। और मनसबदारी का पद पैतृक था, ऐसा नहीं था। शुरुआत में पैतृक था लेकिन बाद में पैतृक नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर केवल विकल्प ए सही है, मतलब केवल पहला वाला सही है यहाँ पर। तो मनसबदारी व्यवस्था में शासक वर्ग के सदस्यों जैसे कि तुरानी, ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठों आदि को मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाहों के बीच पद और दायित्व का निर्धारण किया जाता था, जो मनसबदार कहलाते थे। यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे उन्हें मनसबदार कहा जाता था। शुरुआती दौर में ये पद जो थे वो पैतृक नहीं थे, बाद में पैतृक हो गए हों तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो पहला ही केवल यहाँ पर करेक्ट है। फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? मंगलौर की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि कब हुई थी? और मद्रास की संधि कब हुई थी? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, मुगल सम्राट और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। मंगलौर की संधि हुई 1784 में, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। सालबाई की संधि हुई 1782 में, मराठा और अंग्रेज़ों के मध्य। और मद्रास संधि हुई 1769 में, हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य। तो अंग्रेज़ यहाँ पर कॉमन है। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें सबसे पहले तो क्या आ जाएगा आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाएगा, जो कि हुआ था कब? 1930 में हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, ये मार्च में हुआ था, मार्च 1931 में। फिर हुआ था पूना पैक्ट, सितंबर में हुआ था, सितंबर 1931 में। फिर आता है क्रिप्स मिशन, तो ये तो सबसे बाद में हुआ। तो यानी कि अंतिम में यहाँ पर तीसरा विकल्प हो जाएगा। सबसे पहले आएगा 4, 4 के बाद आएगा 1, 4 के बाद आएगा 2, 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 14 फरवरी 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट 26 सितंबर 1931 और क्रिप्स मिशन मार्च 1942। एक बात याद रखना कि गांधी इरविन समझौता और पूना पैक्ट दोनों 1931 में ही हुए थे, 1931 में। लेकिन पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर पूना पैक्ट आया था। पूना पैक्ट आप जानते हैं गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट हैं। असैनिक प्रशासन 1905, पहला स्टेटमेंट है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, करेक्ट है। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक नया प्रांत बना था, ये भी सही है, यानी कि विकल्प 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं यहाँ पर। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने अपनाया था? राजगोपालाचारी ने अपनाया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, राजगोपालाचारी ने अपनाया था CR फार्मूला। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने के लिए 10 जुलाई 1944 को ये जो फार्मूला था पेश किया गया था गांधी जी की स्वीकृति के बाद, लेकिन बहुत हद तक सफल नहीं हुआ। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किताब है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक हैं बिपिन चंद्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। जम्मू और कश्मीर राज्य का संविधान लागू हुआ। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं।
ईयर वाइज याद रखिएगा। सही जवाब इसका तो यही हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर करेक्ट है। सन मैं आपको बता देता हूँ। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कब? 26 अक्टूबर 1947 को। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए कब? 26 अक्टूबर 1947 को, जब पाकिस्तान की सेना ने कबायली रूप धरकर आक्रमण कर दिया था जम्मू कश्मीर में। तो उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये तो आपको पता ही है। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया था 1951 में 31 अक्टूबर के दिन। जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 में, याद रखिएगा इसको। और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अभी हाल ही में किया गया था एक यूटी के रूप में। कब किया गया था, ये आपके लिए प्रश्न होगा। और एक क्वेश्चन और है, बताइए कि किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ये आपके ऑप्शन है। और फ्रेंड्स लगातार बने रहिए हमारे साथ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलते हैं वो आपके टेस्ट के लिए हैं। कई सारे प्रश्न हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, तो इस साल भी रिपीट हो सकते हैं। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बस वही यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। समय आपका कम लगता है लेकिन जानकारी आपके लिए काफ़ी अहम रहती है। याद रखिए ये रूटीन आप डेली मॉर्निंग न्यूज है, जिसमें हम आपके करियर से संबंधित और रोजगार से संबंधित बातों को डिस्कस करते हैं रोज़ सुबह 7 बजे। और 2 टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है इस समय यूपी पीसीएस की। एक आती है दोपहर में 12 बजे, दूसरी आती है शाम को 7 बजे। तो थोड़ा सा अगर टाइम में डिले हो जाए तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो। और नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और एक रास्ता और है नोटिफिकेशन पाने का, वो ये है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को, और फिर आपको नोटिफिकेशन सर्दियाँ मिलेगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।